नमस्कार, सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वोटिंग जो पहले फेज में होनी है उसके लिए महज एक हफ्ता अब बचा हुआ है, जब चुनाव प्रचार खत्म होगा और 19 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। उससे पहले तमाम पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं और यहां उत्तर प्रदेश में जिन 8 सीटों पर चुनाव होना है वहां लगभग बीजेपी अपना चुनाव प्रचार खत्म कर चुकी है। लेकिन लोगों की निगाहें बार बार घूम फिर कर आ रही हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा किस इलाके को घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यूं तो तमाम इलाकों में उसी जोश उसी उत्साह के साथ अपनी राजनीतिक जो 24x7 की 24 आवर की उनकी राजनीति है उसमें लगे हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जहां वो बार बार घूम फिर कर पहुंच रहे हैं और हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु और उसके साथ दूसरे 4 दक्षिणी राज्यों की, उन राज्यों की जहां से बीजेपी 131 सीटों में से महज 29 सीट हासिल कर पाई थी और इस बार 400 पार के नारे में अगर सबसे ज्यादा कहीं निशाना साधे हुए है तो वो उन्हीं 5 राज्यों में है जहां उनकी निगाह है कि 29 से बढ़कर ये टैली उनकी 50 से 60 तक पहुंच जाए। इस महत्वाकांक्षी सपने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा पहुंचने की कोशिश करते हैं और आप देखते हैं कि लगातार हर रैली में वो अपने मुद्दे और उनकी भावनाओं को उठाकर उनके साथ बीजेपी का रिश्ता जोड़ते दिखते हैं। आज वेल्लोर में और फिर मेट्रोपालियम में उन्होंने 2 सभाएं की और कल भी रोड शो था चेन्नई में, बड़ा रोड शो, उस रोड शो की भारी भीड़ और उसके बाद जब आज कोयम्बटूर के नीलगिरी में जो सभा की जा रही थी, अगर उस सभा का अगर हम लोग कलेवर देखते हैं तो लगता है कि हाँ, बीजेपी तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी के सहारे अपनी जड़ें जमाती दिख रही है। मुद्दे अलग तरीके से उठाते हैं और इस बार कच्चातीबू का मुद्दा सेंटर में ले आए हैं। डीएमके पर करप्शन का आरोप और घर घर तक जो ड्रग्स वहां पहुंच रही है इस बात का आरोप कि किस तरह से ड्रग लॉर्ड के रिश्ते स्टालिन से हैं या उनकी पार्टी से हैं, उस तरह से अगर हम देखते हैं तो वो मुद्दों का सिलेक्शन इस तरह से कर रहे हैं कि लगातार लंबे समय तक उत्तर भारतीयों से भाषा और धर्म के नाम पर राजनीति के आधार पर जिस तरह से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स यहां बीजेपी को कभी जड़ जमाने नहीं दे रही थी, वहां अब प्रधानमंत्री मोदी उस जगह को छूते हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ये गंभीर होता है? क्योंकि अगर हम लोग एक तेलंगाना की उस सीट की बात करता हूं जहां इस बार मुझे लगता है जिसका एक हल्का सा इशारा हुआ है, लेकिन अब राजनीति में उसका असर पड़ेगा या दूर तक जाएगा, वो है हैदराबाद की उस सीट पर जिस पर ओवैसी को परिवार को या ओवैसी को लगभग 20 साल के बाद ओवैसी के और उससे पहले उनके पिता के 20 साल यानी 1984 से लेकर आज तक वो एआईएमआईएम का सबसे बड़ा दुर्ग है, कोई हटा नहीं पाया। वहां एक माधवी लता नाम से एकदम पहली बार राजनीति में कदम रखती हुई महिला ने जैसे चुनौती खड़ी कर ओवैसी के सामने उसको एक बड़े मुकाबले में डाल दिया हो, यानी ओवैसी जो निश्चिंत होकर पूरे देश में रैलियां कर कोशिश करते थे कि अपना माहौल बनाए, वो इस वक्त हैदराबाद में फंसते हुए दिख रहे हैं और यही कारण है कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। यहां तक कि उनके जनरल सेक्रेटरी स्टेट ने कहा है कि हम उसका समर्थन करेंगे, ओवैसी का समर्थन करेंगे। और अगर आपको याद हो तो 2023 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी का वो भाषण कि मोदी जी के हैं 2 यार, ओवैसी और केसीआर, बीजेपी की बी टीम बताई जाने वाले के जो पार्टी है उसको समर्थन दे रहे हैं वहां कांग्रेस के लोग, ताकि ओवैसी माधवी लता के सामने जिस चुनौती में फंस गए हैं उससे पार पा सकें। हालांकि अगर आप जातीय गणित देखते हैं और धार्मिक आधार पर वोटों का जो डिवीजन होता है वहां माधवी लता इतनी ताकतवर दिखती हैं नहीं है, लेकिन माधवी लता अगर आप देखें उनका जो तरीका है, जिस तरह का भाषण है और पूरे उत्तर भारत की तरफ से भी उनको जिस तरह का समर्थन वहां मिल रहा है, लगता है कि वो कुछ उलटफेर कर सकती हैं। तीसरी घटना और है जिसके लिए मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ए के एंटनी इस देश के
एक बेहद ईमानदार राजनेता जिनको कांग्रेस इस तरह से मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल में रखे हुए थी, उन्होंने अपने बेटे की हार की कामना की है। जी, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पथानमथिट्टा सीट पर उनका बेटा अनिल एंटनी बीजेपी से लड़ रहा है, तो उसकी हार की कामना की है, क्योंकि वो चाहते हैं एंटनी दूसरे जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं वो जीत जाएं। तो ये एक इशारा है कि किस तरह से साउथ की लड़ाई अब बीजेपी ने मुश्किल कर दी है उन तमाम लोगों के लिए जो ये कह रहे थे कि साउथ में बीजेपी की एंट्री नहीं हो सकती। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने जिस तरह की रणनीति बनाई है, कम से कम चुनाव के इस वक्त जब हम बातें कर रहे हैं, उस वक्त वो रणनीति एक काम करती हुई दिख रही है। आज इस पर बात करेंगे कि आखिर उत्तर भारत के बाद क्या दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नाम के जादू के सहारे अपनी पार्टी को जमीन से ऊपर तक ला खड़ा कर दिया, और क्या वाकई वो जीत की तरफ है, जीत की दहलीज पर है? कर्नाटक और तेलंगाना से आगे बढ़ सकती है क्या ये जीत? ये केरल तक पहुंच सकती है जहां वोट परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है? क्या ये हैदराबाद में ओवैसी को घेर सकती है? और तमिलनाडु में क्या होगा? इस पर बातचीत करने के लिए मेरा आप तमाम मेहमानों का स्वागत है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आप रामास्वामी मैप्पन जी को देख चुके हैं, लगातार तमिलनाडु के बारे में उनके विचार हम लोग सुनते हैं। मेरे साथ अभय कुमार जी हैं जिनको डाटा के बारे में महारत हासिल है, वो हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ बताते हैं। और मेरे साथ आज आप पहली बार देख रहे हैं हमारे किरण जो हैं, ये हैदराबाद के ब्यूरो हैं और पूरे साउथ की पॉलिटिक्स पर न्यूज नेशन की तरफ से नजर रखते हैं। अच्छा अनुभव है, उनसे भी समझेंगे। लेकिन शुरुआत तो मैं आज मैप्पन साहब के पास ही जाऊंगा। वेल्लोर, मेट्रोपॉलियम और इससे पहले चेन्नई के रोड शो, ये कह क्या रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं? और कच्चा तीवू का मसला कितना बड़ा आपको लगता है कि लोगों के दिल को छू सकता है? क्योंकि हमको याद है, हम बचपन से लेके आज तक जब तमिलनाडु के बारे में पढ़ते हैं और श्रीलंका के बारे में तो यही पढ़ते हैं कि मछुआरे पकड़ लिए, मछुआरे छोड़ दिए, सरकार ने मछुआरों को लेकर विरोध जताया। तो आखिर आपको लगता है कि क्या है ये रैलियां कैसी रही और इस मुद्दे का क्या असर है? भाई और बहनों को न्यूज़ नेशन नेटवर्क के मुताबिक मैं पहला नमस्ते बता देता हूँ। और पहला, मोदी जी जब भी यहाँ पे आते हैं खुशी बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप चेन्नई में थे पिछले कल, और चेन्नई का लोग को आप देखना है, उनका इमोशन देखना है, उनका आंखों देखो आप। पूरा वीडियो और फोटोग्राफ्स अभी सोशल मीडिया में है और मास मीडिया में कहीं पर भी मिल जाता है। आप उनका खाली इमोशन देखो, कितना खुश दिखते हैं। और ये बोलते हैं ना, जब भी हम बहुत ज्यादा खुशी हो जाता है, थोड़ा आंसू निकलता है, वो वाला खुशी आप ये सब लोगों के पास देख सकते हो। इसका कारण यही है कि वो लोग ये देख सकते हैं कि जब इंडिया का इंडिपेंडेंस का टाइम पे 70-70 ईयर्स में इतना खुशी और इतना प्रोग्रेस उन्होंने देखा ना। आज पिछले 10 साल में इन लोग ने ये देख पाए कि हमारा लाइफ और बेहतर हो सकता है, और हमारा जो जो कमियां है, लाइक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स लाइफ में, रोटी कपड़ा मकान, या उसके बाद पढ़ाई, गुड मेडिकल सर्विसेज, या उसके बाद एडवांसमेंट एयरपोर्ट वगैरह, हायर एजुकेशन, ये सारा चाहिए। ये सारा एडवांसमेंट मोदी जी का राज में हो रहा है। और ये बदलाव देख रहे हैं, इसका खुशी ये लोग मानते हैं, और वो इमोशन आप देख पाए थे। सो इसका असर जरूर इलेक्शन पे पड़ेगा। आप 19 को देखेंगे और जून 4 को हमको पता चलेगा, उसका जरूर फर्क रहेगा। कम से कम 5% खाली मोदी जी की वजह से, उनका प्रेजेंस की वजह से बदलाव दिखेगा, और उनका मॉडल्स प्रोग्राम स्कीम्स की वजह से और भी इंप्रूवमेंट दिखेगा। और आपको पूरा साउथ इंडिया में देखिए, खाली तमिलनाडु में नहीं, कोस्टल फिशरमैन का इश्यूज बहुत सारे हैं तमिलनाडु में, थोड़ा सा आंध्रा में और थोड़ा सा केरला में भी। ये क्योंकि हमारा कोस्टल फिशरमैन का राइट्स, हमारा जो 12 नॉटिकल माइल्स का राइट्स है, वो इंदिरा गांधी का टाइम पे जब कांग्रेस था, और उन्होंने फिशिंग राइट्स तो बांट के दे दिया। आप ये छोड़ो, वहां पे लैंड था, हमारा सॉवरेन लैंड था, वो भी दे दिया उन्होंने। और हर बार यहाँ का डीएमके पार्टी उसका इलेक्शन का मुद्दा बना देते हैं। और डीएमके पार्टी लोगों के पास इतने साल तक, आप रखो 1974 से आज तक, कितना, कम से कम 50 ईयर्स हो गया,
50 ईयर्स में झूठ बोलते रहा कि डीएमके को ये पता ही नहीं था, और तमिलनाडु उस टाइम चीफ मिनिस्टर जो थे करुणानिधि, उनके पास बताया नहीं गया था। और अभी हम हमारे पास आरटीआई से एविडेंस अभी मिला है, ये एविडेंस में बताया कि डीएमके 50 ईयर्स लोगों के पास झूठ बोलते रहा कि उनको नॉलेज ही नहीं था। इनको पता था और इन्होंने अग्री कर लिया। इसी की वजह से इंदिरा गांधी ने वो कच्चतीव आइलैंड को दे दिया। वाली आइलैंड बोला गया था उस टाइम पे, और वो आइलैंड दिया गया था। और इसका तकलीफ आज आज तक हमारा फिशरमैन के ऊपर असर पड़ रहा है। और ये देखो 1976 में फिशिंग राइट्स भी उन्होंने बांट के दे दी। सो इसका तकलीफ उनका आम आदमी का क्या सोच है। मेरा रोटी कपड़ा मकान जरूरत है, सो ये फिशरमैन क्या सोचता है, मुझे रोज काम पे जाके आना है, कुछ तकलीफ के बिना जाके आना है। और इनका रोज का खाने का अभी पंगा हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अभी आज ये सोच इनको आ गया कि मोदी जी कुछ ना कुछ करेंगे। अभी मोदी आने के पहले 2004 से 2014 तक आप देखिए, कम से कम जो फिशरमैन अरेस्ट होते थे उनका एवरेज टाइम श्रीलंका में प्रिजन में 280 डेज के आसपास होता था। अभी मोदी जी का टाइम पे अभी खाली 80 डेज। हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन इतना अच्छा हो गया कि हम जल्दी जल्दी फिशरमैन को वापस लेकर आ सकते हैं। सो ये सारा बदलाव लोग देख सकते हैं, इसका असर जरूर पड़ेगा। और थोड़ा सा हम केरल, कर्नाटका और आंध्रा तेलंगाना का भी थोड़ा सा बात करना है, क्योंकि इसका इमोशन यहाँ का पार्टी, पर्टिकुलरली कांग्रेस और डीएमके, डिवाइड लेकर आना चाहता है लोगों के बीच में ना। पहला वो बोलते थे समुदाय के वजह से, रिलीजन अलग है इसके वजह से लोग अलग है, और उसके बाद कास्ट के वजह से लोग अलग है। और अभी बोलते हैं कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया अलग है। ये कभी सोचते नहीं पूरा भारत एक ही देश है, ये सब भाई बहन एक साथ रहना चाहते हैं और एक साथ प्रोग्रेस करना चाहते हैं। बट अभी आजकल ये बोलते रहते हैं नॉर्थ साउथ का डिवाइड। अभी बट ये लोग भूल गए कि भाजपा का हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस है 2019 का पार्लियामेंट में, पूरा साउथ इंडिया में। आप तेलंगाना लीजिए, आप पौंडीचेरी लीजिए, तमिलनाडु का लीजिए और कर्नाटका का लीजिए, हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस भाजपा से। और इस टाइम लड़ रहे हैं किसका ताकतवर ज्यादा है, और किसके बारे में सारे अपोजिशन पार्टीज बात कर रहे हैं। ताकतवर अभी ज्यादा भाजपा का है और मोदी जी का है। इसी की वजह से सारा अपोजिशन पार्टी, आंध्रा ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए, कर्नाटका ले लीजिए, या केरल या तमिलनाडु, हर पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे खाली भाजपा का नाम लेता है, भाजपा का कैंडिडेट्स के बारे में बात करता है। इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि भाजपा का ताकत बहुत बढ़ गया यहाँ पे, और भाजपा पूरा देश में 400 बार जरूर बन जाएगा। ये जिस तरह से आपने पूरा डिटेल्स में बताया है पूरा उस तरह के माहौल को, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर मैं आपके पास दोबारा जब आऊंगा अपने सवाल के साथ, उससे पहले अगर इसको मैं डाटा से कोशिश करूं कि किस तरह हम समझ सकते हैं। अभय जी, अगर हम लोग लंबे समय से इसको गौर करते हैं कि आखिर जो तमिलनाडु है वहां जयललिता के साथ पार्टी ने काफी राइज भी किया, ऐसा नहीं है कि उनको पहले वहां अगर हम लोग देखें तो गठबंधन में वो रही। इस बार जो जयललिता है वो नहीं है, वो पिछली बार उनकी पार्टी का जिस तरह से उसके बाद उनके डिविजन्स हुए और उसके बाद पार्टी कोई फर्म रास्ता नहीं ले पाई। तो क्या उस वोट बैंक पे निगाह रख रहे हैं? क्योंकि अभी भी आज भी उन्होंने 1985 की उस घटना का जिक्र किया, जिसमें याद होगा कि किस तरह से सदन में, विधानसभा में उनके साथ बेअदबी की थी तमाम लोगों ने, और उनकी साड़ी का पल्लू भी पकड़ कर खींच लिया था, जिसको बहुत ही, और जिसके बाद जयललिता ने कसम खाई थी कि वो तभी सदन में घुसेंगी जब वो मुख्यमंत्री होंगी या द्रुमुक को हरा चुकी होंगी। तो आपको लगता है उस वोट बैंक पर है? दूसरा, जिस तरह से जातीय गणित साधे गए हैं, उन्होंने कोई बेहतर काम किया है? क्योंकि इतना जीत का दावा करना और एक प्रधानमंत्री अपनी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा को वहां झोंके हुए हैं, क्या वो वाकई कोई बदलाव आपको आंकड़ों के हिसाब से लगता है? देखिए पुंडीर साहब, ऐसा है कि अगर हम जातिगत, आपने राजनीति की बात की, तो मैं जातिगत राजनीति की बात पहले करूंगा कि देखिए, जातिगत राजनीति की बात करें तो बिहार या हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के स्टेट ज्यादा बदनाम है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जातीयता के आधार पर वोटिंग होता है। बिल्कुल होता है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या पूछ रहा हूँ, हेलो पुंडीर साहब, चेक करना चाहिए। देखिए, तो अगर हम बात करें तो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में जातीयता के लिए तो होता ही है, लेकिन अगर हम बात करें, अगर बाहर साउथ के स्टेट में जाए तो साउथ के स्टेट में भी जातीयता का काफी असर है। बल्कि कहीं कहीं तो कहा जाता है कि जब, और मेरा भी मानना है कि जातीयता का असर बिहार, यूपी से ज्यादा साउथ के स्टेट में।
अरे ईपी तो वहां पर भी अगर हम जाए तो ईपी में क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पर जो मतलब तमिलनाडु की जो जातियां हैं, थेवर हुआ, ये लोग हुआ, तो लोग अपने कास्ट लाइन पर ही वोट करते हैं। तो जब तक जयललिता थी, जयललिता का नरेंद्र मोदी के प्रति, बीजेपी के प्रति या हिंदुत्व के प्रति एक सॉफ्ट एटीट्यूड शुरू से देखा गया। उन्होंने भाजपा को कभी भी अपने साथ लेकर के चलने का प्रयास किया, भाजपा के साथ चली। लेकिन अब जब जयललिता नहीं है, वहां का अपोजिशन स्पेस ओपन हो चुका है, तो वहां भाजपा और नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि अभी मैं स्टालिन के खिलाफ जा करके अपना वहां ऑपोजिशन का स्पेस ऑक्यूपाई करूंगा। जैसे बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में ऑपोजिशन का स्पेस ऑक्यूपाई किया, वैसे ही वहां पर प्रयास कर रही है, और बीजेपी इसमें काफी हद तक सफल होते हुए दिख भी रही है, कम से कम ऑपोजिशन के स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए। और बीजेपी को इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट बेस मिल रहा है पुडुचेरी से। पुडुचेरी में वर्तमान में बीजेपी एआईएनआरसी के साथ सरकार चला रही है। अभी ये कहना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, साउथ में कहीं बीजेपी की सरकार नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। साउथ के एक राज्य यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, वहां पर एआईएनआरसी के साथ बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी इस बार वहां पर लोकसभा की चुनाव पुडुचेरी से बीजेपी फाइट कर रही है। तो वहां पर देखें तो बीजेपी वहां मजबूत होती हुई दिख रही है। अब कितना सीट में आएगा वोट, तो अगर हम वोट के हिसाब से बात करें तो वोट ठीक ठाक मिलता दिख रहा है। सीट कितना कन्वर्ट हो पाएगा आने वाले समय भी पता चलेगा। फुंडीर साहब, देखिए, जिस तरह से आपने बातचीत की, थोड़ा सा टेक्निकल एरर हुआ था, लेकिन हम जिस तरह से बात कर रहे थे, आपने डाटा का जिस तरह से विश्लेषण किया, इसको आप थोड़ा और अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, ताकि मैं आगे राजकिरण तक जाऊं। आप इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं आगे? जी देखिए, जहां तक बात है कि जातिगत आधार पर बात करें, तो देखिए वहां पर जातिगत आधार पर थेवर जो जाति था, जो एआईएडीएमके का वोटर था, वो इस बार लग रहा है कि बीजेपी के साथ आ सकता है, या एआईएडीएमके की वह जातियां जो बीजेपी के लिए वोट करती थी, वह जातियां जो एआईएडीएम के लिए वोट करती थी, इस बार बीजेपी के लिए वोट करती महसूस हो रही है। तो इस तरफ देखें कि जो मतलब यहाँ पर जो पुडुचेरी में जो सरकार चल रही है एनडीए की, उसका एक मैसेज तमिलनाडु में भी मिलता दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वहां अच्छा करते हुए महसूस हो रही है कि अच्छा कर रही है। जी, मैं राजकिरण के पास जाता हूं, अभी आपके पास भी आऊंगा। राजकिरण, ये दरअसल तेलंगाना में बीजेपी ने जिस तरह से लोकसभा में अप्रत्याशित तौर पर 4 सीटें जीती थी 2019 में, तब लगा कि विधानसभा में, और उसके बाद इन्होंने जिस तरह से चुनाव लड़ा नगर पालिका का, हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और 4 से 40 पहुंच गए उनमें, जब उनको 8 से 40 से यहां पहुंचे, उसके बाद लगा कि ये विधानसभा में बहुत बेहतर करेंगे। लेकिन विधानसभा में एबीवीपी की क्लास से निकले हुए एक स्टूडेंट ने बीजेपी के टीचर्स को हरा दिया, और ये जो है इतनी बड़ी जीत हासिल की। लेकिन आपको लगता है कि लोकसभा में जिस तरह से 17 में से 9 कैंडिडेट बीआरएस से लिए हैं, भारत रक्षा जो पार्टी, उनकी पार्टी है केसीआर की, उससे इन्होंने हासिल किए हैं, उन्हीं को इन्होंने लड़ाया है चुनाव। तो क्या वाकई बीजेपी इस बार, जैसा माना जा रहा है, जैसा उनके नेता दावा कर रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरेगी, और विधानसभा के चुनाव का कोई असर, जिस तरह का सेटबैक बीजेपी को वहां लगा है, उसका कोई असर या नहीं होगा? यहाँ पर तेलंगाना में पिछले 6 से 8 महीने से देखा गया तो तेलंगाना का राजनीति पूरी तरह से बदल गया है, कि यहाँ पर तेलंगाना में ऐसा दिख रहा है कि कुछ 8 महीने पहले एक यहाँ पर बीआरएस की लहर दिख रहा था। उसके बाद कांग्रेस, जब असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले यहाँ पर कांग्रेस ने एक हवा बनाई कि कांग्रेस जीतने वाली है असेंबली इलेक्शन से ठीक 6 महीने पहले। वो उसी हवा में कांग्रेस आज के दिन सरकार यहाँ पर तेलंगाना में बना के रखी है, मगर आज के दिन ज़मीनी स्तर पर देखा गया तो बीजेपी यहाँ पर जो असेंबली इलेक्शन के टाइम पे जिस तरह से कांग्रेस का हवा चल रहा था, उसी तरह से अभी बीजेपी का भी हवा देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और कई सारे बीजेपी के दिग्गज नेता तेलंगाना में कैंपेनिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ पर आकर एक रोड शो किया है, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर का। उससे बीजेपी को बहुत अच्छा माइलेज मिल रहा है। वो हैदराबाद के बॉर्डरिंग एरियाज में है, जहाँ पर
3 कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका प्रभाव देखने को मिल रहा था अपने को, हैदराबाद, सिकंदराबाद और मल्काजगिरी। मल्काजगिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये रैली किया है, पर इसका असर सिकंदराबाद जो बाजू की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर भी दिखा है और इसका असर हैदराबाद में दिखा है। हैदराबाद की बात करते हैं, हैदराबाद में पहली बार पिछले 40 साल में जो AIMIM का गढ़ माना जा रहा था, तो अब के बाद AIMIM गढ़ में बीजेपी एक बदलाव लाने की कोशिश कर रही है कि जो यहाँ पर माधवी लता को बीजेपी के उम्मीदवार के तरह यहाँ पर उतारा गया है। यहाँ पर माधवी लता जमीनी स्तर पर जब मैदान में फिर रहे हैं तो यहाँ का बीजेपी में यहाँ का पॉलिटिकल समीकरण बदलते हुए देखने के मिल रहे हैं। कई सारे माधवी लता कई सारे आरोप किए हैं, मतलब बोकस वोटों के, अपने न्यूज़ नेशन से ही एक्सक्लूसिवली बात करके उन्होंने 1,61,551 वोट्स का जो बोकस वोट है, जो डुप्लीकेट वोट्स है, उसका पर्दाफाश किया है। वो अपने पास पूरी तरह से डाटा है, जो हमेशा बीजेपी कई सालों से आरोप करते हुए आ रहे हैं कि AIMIM हमेशा यहाँ पर बोकस वोटों से जीती है, डुप्लीकेट वोटों से जीती है। मगर अब के बार माधवी लता ने इस पूरे चीज़ को पर्दाफाश करते हुए 1,61,000 वोटर्स का एक लिस्ट बनाई है, जिसमें उन्होंने न्यूज़ नेशन से बात करते हुए बताया अपने टीम से कि जो एपिक नंबर आता है, जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर आता है, एपिक नंबर वोटर ID कार्ड पे, वोटर ID वेबसाइट पे जब वो एपिक नंबर मारते हैं तो एक बंदे के नाम पे 2 ID कार्ड दिखाई दे रहा था, वोटर ID कार्ड। यहाँ पर हैदराबाद असेंबली में 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज आते हैं, जो MLA कॉन्स्टिट्यूंसीज, जो वो एक एपिक ID पे 2 वोटर ID दिखा रहे थे। एक है एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का और दूसरा रहेगा दूसरा मतलब एक याकुतपुरे का, एक चंद्रायन गुट्टे का। उस तरह से 1,61,551 डुप्लीकेट वोट्स का पर्दाफाश किया है। और माधवी लता ये भी आरोप कर रहे हैं कि तकरीबन अभी पूरी हैदराबाद में पार्लियामेंट में देखे गए तो तकरीबन 22 लाख वोटर है, 22 लाख वोटर में से तकरीबन 6 लाख से ऊपर बोकस वोट का ये दावा कर रही है। मगर उन्होंने बता रहे हैं कि मेरे पास पूरी तरह से प्रूफ है, ऑलरेडी मैं इलेक्शन कमीशन को मैंने सबमिट किया है, GHMC को सबमिट किया है, कई सारे वोटर्स को निकाल दिए गए थे, उसके बावजूद 6 लाख वोटर डुप्लीकेट वोटर है जो अभी आज के दिन में एग्जिस्टिंग है हैदराबाद पार्लियामेंट में, और इसके ऊपर काम कर रहे हैं, अभी उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनका माधवी लता जी का ये आरोप कर रहे हैं। रही दूसरे हैदराबाद से हटकर दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा गया तो पिछली बार जो 4 जगह MP सीट बीजेपी ने जीता है, मगर अब के बार बीजेपी का दावा है कि कम से कम 12 सीट जीतेंगे, जिसमें 17 तेलंगाना में MP सीट आते हैं, उसमें से 12 सीट जीतने के दावा कर रहे हैं। जहां पर बंडी संजय जैसा एक फायर ब्रांड लीडर थे जो तेलंगाना में पूरी तरह से तेलंगाना में एक बीजेपी का हाइप लेके आए थे पिछले 1-1.5 साल पहले, आपने देखे जब बंडी संजय के हटने के बाद वो बीजेपी का कहीं ना कहीं ग्राउंड्स मतलब कार्यकर्ताओं में एक जोश कम नजर आते हुए दिख रहा था। मगर अब फिर अभी मोदी जी के रोड शो के बाद फिर से बीजेपी में वो पुराना उत्साह, पुनर्उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं एक बात जरूर पूछूंगा कि क्या वाकई इतनी ताकत माधवी लता में दिखाई दे रही है कि 40 साल से जो अवैध दुर्ग बना, जो पूरा गढ़ बना हुआ है ओवैसी का, जो पहले इनके पिता हुआ करते थे और 4-5 बार से ये लगातार है, यानी 20 साल से ये भी हैं, उससे पहले 20 साल इनके पिता रहे, और ये जो उससे पहले तो खैर नॉर्मल लोग भी जीते रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ है और आज माधवी लता ने भी ऐसा क्या कर दिया कि वो उनको हराने का दावा कर रही हैं और वाकई लोग उस पर यकीन करते हुए भी दिख रहे हैं, बहुत ऊर्जावान। और मुझे लगता है जिन इस 2024 के इलेक्शन में जिन साउथ के चेहरों की सबसे ज्यादा पहचान इस देश में हो रही है, उनमें से एक चेहरा वो भी है। तो ऐसा क्या है, आप बताइए राजकिरण। जी धीरेन्द्र जी, माधवी लता को देखे गया तो बीजेपी 40 सालों से हमेशा एक आरोप करते हुए आ रही है कि यहाँ पर MIM बोकस वोटों से जीतते रहे। तो अभी माधवी लता इस सब चीज़ों को पर्दाफाश करते हुए वो एक प्रूफ के तरह लेके आया है
जहां पर हमने देखा है कि 1,61,000 वोट डुप्लीकेट वोट्स जो है वो अपने पास न्यूज़ नेशन में बैठ के पूरी तरह से क्लियरली एक एक एपिक नंबर डालकर एक एक बंदे के ऊपर दो दो कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट दिखाई दे रहा है आपको। इसी तरह से 6 लाख वोटर का जो आरोप कर रहे थे, मगर आरोप अभी सच में दिखाई दे रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जो जोश दिख रहा है, ये अभी बीजेपी में जो है, जो हमेशा एक आरोप के तरह देखते थे कि हमेशा एक मिथ के तरह रहता था कि हैदराबाद मतलब हाँ असदुद्दीन ओवैसी जीतेंगे, मगर माधवी लता जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं को मिल रहे हैं, जो रेगुलर वोटर को मिल रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को सीधी तरह से टक्कर देते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। मगर जहाँ तक हमने देखा है कि जो 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज में अभी तक 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में ग्राउंड लेवल में इन्होंने काम किया है कि वहाँ पर कुछ ऐसे 3 कॉन्स्टिट्यूंसी 4 कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, और वहाँ पर मुस्लिम एमआईएम को ज़्यादातर वहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है। मगर दूसरे तीन जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, एक है कारवान, एक है गोशामहल जो वहाँ से राजा सिंह का एमएलए है, बीजेपी के एमएलए है, और एक मलकपेट। ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदुओं का आबादी ज़्यादा है, हिंदुओं के वोटर्स ज़्यादा है। तो माधवी लता ये दावा कर रही है कि ये तीन कॉन्स्टिट्यूंसी में से जो आराम से एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग 1 लाख वोट हासिल करेंगे, ताकि हम लोग का ये मोटा मोटा 3 लाख यही हो जाता है। बाकी जो 4 कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें से हम 2 से 3 लाख वोट हासिल करेंगे, ताकि हम लोग पूरी तरह से असदुद्दीन ओवैसी को 2018 में जो 5,17,000 वोट यहाँ पर वोटों से जीते थे, वो 5 लाख के ऊपर वोट यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएंगे। और ये बात भी माधवी लता कर रहे हैं कि हम लोग सीआरपीएफ जवानों को ग्राउंड लेवल पे उतारेंगे, जो पोलिंग बूथ पे बोकस वोट होता है वहाँ पर उसको पूरी तरह से रोक रखने की हम लोग कोशिश करेंगे, ताकि जो ये बोकस वोट होता है वो रोक गया तो आराम से 1 से 2 लाख वोट असदुद्दीन ओवैसी को कम आएंगे, तो 3 लाख तकरीबन 3 से 4 लाख इस तरह के आंकड़े माधवी लता जी ने बता रहे थे। तो यहाँ पर मतलब इस तरह की चीज पब्लिक में ले जा रहे हैं, ताकि एक सवाल और है राजकिरण, ये क्या मतलब राजा सिंह जो है हिंदू हृदय सम्राट, और क्या ये अब हिंदू शेरनी, ये सब टाइटल चल रहे हैं, सब टाइटल दिए जा रहे हैं उनको? हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो माधवी लता जी को हिंदू शेरनी के तरह, मतलब माँ के नाम पे ये बहुत मशहूर है। माधवी लता, माधवी माँ बोलकर बुलाते हैं। माधवी लता जी को ज़्यादातर हमने कभी ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ताओं को मिलते हुए देखा है, सिर्फ उनको माँ के नाम से देखते हैं। या तो यहाँ पर एक बात मैं खास तौर पर यह कहना चाह रहा हूँ, दक्षिण के सुषमा स्वराज भी इनको कहा जा रहा था। हमने कुछ लोकल के कार्यकर्ताओं से बात किया है, लोकल वोटर से हमने जब बात किया थे, मतलब जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने को गए थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये दक्षिण के सुषमा स्वराज है, आगे आने वाले दिनों में एक नेक्स्ट लेवल तक ये माधवी लता जाएगी। जी मैं आता हूं मैप्पन साहब के पास। मैप्पन साहब, मैं केरल पर तो बात करूंगा, लेकिन एक बात आप बताइए कि जिस तरह से जातीय गणित हमेशा मतलब लोग साउथ के जातीय गणित को लोग नहीं जानते, तमिलनाडु की उस जो तमाम राजनीति है उसमें ज्यादातर तो यही माना गया कि डीएमके, या जब ये सत्ता आई, जब जिस तरह से एक आंदोलन चले 62 के बाद, केंद्रीय जो पार्टियां हैं उनका वहां स्पेस, या तो वो सेकेंडरी पार्टी रह गई या स्पेस खत्म हो गया। तो उस पूरे में जो जातीय गणित, जैसे वीसी के जैसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा जो परियार जितने जाति है उसके साथ उनका मजबूती गठबंधन था, गौंडर हैं, तमाम हैं, लेकिन अब इस वक्त चूंकि कोयम्बटूर और उसके आसपास का इलाका तो इन्हीं लोगों का, गोंडर लोगों का सबसे ज्यादा माना जाता है, नाडार हैं, तमाम लोग हैं, वन्नियार हैं, जो वन्नियार के साथ इन्होंने गठबंधन किया है। जिस तरह से आपको लगता है कि जातीय तौर पर भी बीजेपी का ये गठबंधन डीएमके पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को जवाब देता हुआ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है? जरूर। देखिए, 2 चीजें होती हैं। एक, भाजपा कभी जातियों को फर्क नहीं दिखता है और डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, बट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये हो जाता है कि आपका जो भी
वहां पे वोट डालने के लिए जाता है, उनका सबका सोच रहता है उनका जाने या ना जानने वाले लोग का आना चाहिए, या उनका समुदाय से कोई लोग आना चाहिए, या उनका रिश्तेदार कोई आना चाहिए। फिर इसका ये मतलब रहेगा कि वो उनके लिए काम करेंगे। बट भाजपा का अन्नामलय और भाजपा का हर कैंडिडेट तमिलनाडु में ये बदलाव लेकर आए हैं कि जो भी वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे, वो जैसे मोदी पूरा इंडिया का परिवार का लोग, और इंडिया में जो भी लोग हैं वो मोदी का परिवार में है, वैसे ही ये सारा कैंडिडेट्स वहाँ का कॉन्स्टिट्युएंसी का परिवार बन जाएंगे। इसका ये मतलब है कि बिना जाति का ये सब लोग काम करेंगे, एक। और दूसरा, वैसे भी आप देख ले, कम से कम अरिथमेटिक तो रहना चाहिए, क्योंकि डीएमके और एडीएमके की कैलकुलेशन हर बार रहते रहे। और 1962 से आज तक हमको देखना है तो कम से कम 60 इयर्स का ये मैथमेटिक्स को हम बदलने का जरूरत है। फिर इसका काम भी भाजपा ने किया है। आप भाजपा का हर कैंडिडेट, आप तमिलनाडु, पूरा तमिलनाडु में देखिए, भाजपा हर समुदाय का लोग को कैंडिडेट बना हुआ है। बट आप बाकी का समुदाय देखिए, डीएमके बात करते रहे कि वो मुसलमान के लिए खिलाफ नहीं है, डीएमके का एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं है। कितने क्रिश्चियन कैंडिडेट है? कोई भी नहीं है। एडीएमके में देखिए, एडीएमके खाली एक कैंडिडेट है। सो बाकी पार्टीज कुछ रिलीजन की तरफ से कुछ बात नहीं कर सकते हैं। और आप कम्युनिटी का ले लीजिए, नाडार का समुदाय बहुत बड़े समुदाय, काउंटर का समुदाय बहुत बड़े समुदाय, और बाकी समुदाय भी कंसिडरेबल सिग्निफिकेंट पोर्शंस में है। और एक कंसिडरेबल पोर्शंस में जब भी है, फिर भी डीएमके एक दो समुदाय को कंप्लीटली छोड़ दिया। नाडार समुदाय में एक भी कैंडिडेट नहीं है डीएमके से। फिर आप हर बंदे का पार्टिसिपेशन कर रहे हो, आप सोशल जस्टिस का बात कर रहे हो, फिर आपका क्या काम है? और सोशल जस्टिस का जब आप बात करते हो, आप कोई एससी या एसटी का बंदा यानी जनजाति लोग को आप जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में आप खड़ा करेंगे क्या? बट डीएमके खाली बात करते रहता है, बट कभी करता नहीं। भाजपा में देखिए, हमारा मिनिस्टर है एल मुरुगन जी, और पहला अध्यक्ष है तमिलनाडु भाजपा का। और वो जो जाति से आते हैं उनका बहुत कम का लोग यहाँ पे रहते हैं, और बहुत बैकवर्ड लोग रहते हैं, और उनको भी इस बार टिकट दिया है। सो भाजपा का यही है कि हर बंदा, हर कम्युनिटी, और जो लास्ट मैन बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लास्ट मैन पार्लियामेंट तक जाने का जरूरत है, और उनका रिप्रेजेंटेशन वहां दिखाने का जरूरत है। और ये सारा कैलकुलेशन भाजपा भी लेकर गया है। तमिलनाडु में बोलते हैं तीन चीज देखना होता है, यानी बोलते हैं ना अंग्रेजी में ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, वैसे तमिल में भी एक कहावत है कि जो भी चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए या वॉर, लड़ाई जीतने के लिए करने का जरूरत है। और भाजपा इस बार जो भी पार्टी तमिलनाडु में, वो कुछ भी करेंगे, भाजपा अभी लोग का अच्छे के लिए, अच्छा दिन के लिए और भी काम करेंगे, और जो भी जरूरत है वो सारा काम करेंगे। जी, मैं एक बाइट सुन लेते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री मोदी की बाइट सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे अभय जी के पास। जी, आज मैं देख रहा हूं पूरे तमिलनाडु में बीजेपी ही छाई हुई है। हर कोई कह रहा है डीएमके की विदाई बीजेपी और एनडीए के द्वारा ही होगी। आज पूरा तमिलनाडु कह रहा है, एक बार, फिर एक बार, मोदी सरकार, 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 फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, मेरे मन में वेलूर के लिए हमेशा से एक विशेष श्रद्धा रही है। जब मैं गुजरात का सीएम था, तब भी मैं श्रीपुरम नारायणी मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल आया था। तमिलनाडु तो शक्ति की उपासना करने वाले लोगों की धरती है, लेकिन इंडिया अलायंस के लोग इसी शक्ति का भी अपमान करते हैं। आपको याद होगा कांग्रेस के युवराज ने क्या कहा है, हिंदू धर्म में जो शक्ति है वो उस शक्ति का विनाश करेंगे। यही मानसिकता
डीएमके की भी है। ये लोग एक सनातन के विनाश की बात करते हैं, राम मंदिर का बहिष्कार करते हैं। जिस तरह से लेकिन यहां तमिलनाडु में 19 मई को ही इलेक्शन है, तो आप अगर अपने मुद्दे पर विपक्षियों को खींच लाते हैं तो सवाल जरूर होता है। और एक और बड़ी चीज है कि यहां जिस तरह से अन्ना द्रमुक की पार्टी का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, जिस तरह वो टुकड़ों में बटी है, उसमें से जो वोटर्स निकला है जो डीएमके के साथ, चूंकि लंबे समय से अगर हम राजनीति पढ़ते हैं तमिलनाडु की, तो डीएमके और एआईडीएमके के बीच में जिस तरह की राजनीतिक दुश्मनी है, उसके समर्थकों का एक दूसरे के साथ जाना बहुत सहज नहीं होता। लिहाजा जो एआईडीएमके के वोटर्स हैं वो अगर कहीं बीजेपी को मजबूत होता हुआ देखेंगे, खासतौर से एक ऐसी लीडरशिप के तौर पर जहां अन्नामलाई जैसा एक अपने अभी तक के कैरियर में एक सफलता हासिल करते हुए आदमी का चेहरा है, युवा का चेहरा है, जो आने वाले वक्त को शेप देने की बात करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आईआईटी के लोगों से स्टूडेंट्स को राय देता है, वो अगर शख्स होता है तो मुझे लगता है कि उसमें काफी होगा। लेकिन बात अभी केरल की करते हैं अभय जी। केरल में लगभग 4 सीटें तो ऐसी दिख रही हैं जो उन्होंने कहा भी है 5 सीटें, खासतौर से अगर हम लोग मेट्रोमैन श्रीधरन के एक इंटरव्यू की बात करें, उन्होंने कहा कि 5 सीटें ऐसी हैं जो 4 से 5 जीतेंगी, जिनमें से एक पहली सीट है तिरुवनंतपुरम, और उसमें उनके दावे का आधार पिछले 2 बार के चुनाव हैं, 2014, 2019 के चुनाव हैं, जिसमें दूसरे नंबर पर, पहली बार तो बल्कि 22,000 वोटों से, दूसरी बार 1 लाख वोटों से, लेकिन इस बार राजीव चंद्रशेखर ज्यादा ताकतवर के साथ हैं, ज्यादा ताकत के साथ हैं। और जो लास्ट दांव चल रहे हैं, जो अपने जिस तरह से शशि जो है लास्ट दांव चल रहे हैं शशि थरूर, ये कहते हुए कि मेरा आखिरी चुनाव है, तो ये बात इशारा करती है कि वहां काफी मजबूती से राजीव चंद्रशेखर लड़ रहे हैं। इसके बाद त्रिशूर की सीट है सुरेश गोपी, जिन्होंने पूरी ताकत से ये माना जा रहा है, ये कहा है कि ये 100% सीट बीजेपी को जा रही है, ऐसा खुद उनका कहना है श्रीधरन साहब का। और पिछली बार वो पलक्कड़ से चुनाव हार गए थे, बीजेपी ने उनको किया था, तो उन्होंने कहा भी 94 ईयर की उम्र में अब चुनाव नहीं लड़े और जीत भी जाऊंगा तो मैं फिर उसका क्या जनता के लिए। तीसरी सीट है जिसकी बहुत चर्चा है, वो है आपकी पथानीमथिट्टम, जो ये सीट है जिस पर खुद ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। चूंकि आज जो मैं केरल की बात कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि केरल में अब केरला स्टोरी आ गई है। जो सबसे बड़ा चर्च है वहां का सायरा मालाबार चर्च जो है, वो 500 चर्च में अगले 2 हफ्तों तक इस फिल्म की 100 स्क्रीनिंग करेगा। उन 10वीं से 12वीं के बच्चों को ये दिखाई जाएगी, इसकी बुकलेट बनाई जा रही है, और अभी 2 से 4 अप्रैल उसने इसको पूरे उसमें दिखाया। और जब दूरदर्शन पे इसको दिखाया जा रहा था, पिनरई विजयन से लेके कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बहुत ताकत के साथ विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये सब नहीं दिखाई जा सकती, जबकि ये सेंसर बोर्ड से अप्रूव है, इसने एक अच्छी सफलता हासिल की और बहुत सारी चीजें। चूंकि केरल से सबसे ज्यादा संख्या में लोग जो सीरिया का वो जो ISIS है उसमें शामिल होने गए थे, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म तो उसको डिपिक्ट करती है। लेकिन इसका मतलब है कि राजनीति में इस वक्त जो मोदी के हथियार हैं उनमें से एक केरला स्टोरी भी बाद में बन गई। और अगर ये 18% वोट जो कांग्रेस का वोट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां अल्पसंख्यक वोट हमेशा से कांग्रेस को वोट करता है, चाहे वो मुस्लिम हो और चाहे वो क्रिश्चियंस हो। और हिंदू वोटों के अंदर का हिस्सेदारी वामपंथी दलों के पास आती है। अमूमन वामपंथी दलों को लेफ्ट को वो वोट नहीं मिलते थे, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस। लेकिन इस बार फिर कुछ समय से क्रिश्चियंस वो मुस्लिम वोटर्स का एक टेंडेंसी है कि बीजेपी को कौन हराएगा। तो मुझे लगता है कि ये शिफ्टिंग भी जल्दी होगी। ये केरल के अंदर एक बड़ा शिफ्ट हम पॉलिटिकल चीजों में देखेंगे। कांग्रेस ने इस बार ये कोशिश की, कांग्रेस और जो CPIM और लेफ्ट पार्टी में ये कहा जा रहा है कि वहां क्यों समझौता नहीं हुआ। तो एक कारण अभय जी मुझे ये भी लगता है कि वो तीसरा स्पेस नहीं देना चाहते। अगर वो दोनों एक हो जाते तो अपोजिशन के तौर पे वहां सिर्फ विपक्ष पे बीजेपी खड़ी होती और जो उनके लिए बहुत असहज हो जाता है। एक कारण ये भी है।
तो लेकिन अगर 15% वोट शेयर था तो आपके हिसाब से, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक तिरुवनंतपुरम सीट हो गई, एक आपकी ये सीट हो गई जिसपे त्रिशूर में जिसपे सुरेश गोपी है, तीसरी आपने पथानीमठम की सीट हो गई, चौथी सीट अटिंगल की है जहां से एक और केंद्रीय मंत्री लड़ रहे हैं मुरलीधरन, वहां से वो सीट भी बहुत जीत की सीट मानी जा रही है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग सीट है वो है अलापुझा की जिसपे शोभा सुरेंद्रन लड़ रही हैं। तो ये वो सीटें हैं जो गिनाई जा रही हैं। आपको डाटा से लग रहा है कि अगर ये जो 18% क्रिश्चियन कम्युनिटी है जिसके बीशप से भी लगातार मिल रहे थे मोदी और उन लोगों के साथ बात कर रहे हैं, हालांकि मणिपुर इशू पे लोग लिखते हैं कि थोड़ा उन्होंने डिस्टेंस बरती थी, लेकिन जो क्रिश्चियंस वहाँ के जो लोग बिल्कुल जो वहाँ के चर्चित, चूंकि वहाँ लीडरशिप, यहाँ नॉर्थ के दर्शकों के लिए बता दें कि उनकी लीडरशिप से चर्च से बहुत गवर्न होती है क्रिश्चियंस लीडरशिप जो वहाँ की वोटिंग है, और वो लोग ये सोच रहे थे कि मणिपुर को लेके वो थोड़ा दूर हुए, जो बीजेपी की तरफ आते हुए दिख रहे थे, क्योंकि लव जिहाद का सबसे ज्यादा इमीडिएट इफेक्ट और सबसे ज्यादा विरोध क्रिश्चियंस चर्च ने किया था। तो मुझे लगता है कि क्या ये गणित बैठ सकता है अभय जी? फुटीर साहब, बिल्कुल मैं केरल पर बात करूंगा। पिछले बार जब मैं बात कर रहा था तो मेरी थोड़ी इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ गई। मैं चाह रहा था मैं हैदराबाद पर कुछ बोल लूं, फिर मैं आगे बोलूं, या फिर पहले मैं कभी केरला पर बोलने के बाद हैदराबाद पर बोलूं? पहले आप बताइए। आप केरल पे एक बार बात कीजिए, फिर हैदराबाद से पहले मैं आपको एक बार माधवी लता की बाइट सुनवा दूंगा, उसके बाद आप बताइएगा जी। पॉलिटिक्स का स्टेट है और बीजेपी बाइपोलर पॉलिटिक्स से शिकार हो जाती है। बीजेपी के जो नायर कम्युनिटी के जो वोटर है, बीजेपी के लिए अच्छे खासे वोट करने की इच्छा रखते हैं, वोट करते भी है, और बीजेपी को जो मैक्सिमम वोट आता है उसी कम्युनिटी से आता है। तो वह अंतिम समय में जीत और हार के आधार पर जब बीजेपी जीतने की स्थिति में नहीं होती है तो वो लोग या तो एलडीएफ या यूडीएफ को वोट कर देते हैं। तो इस कारण से बीजेपी अपना पैर जमा नहीं पाती है। और जिस कारण से पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आपस में अलायंस नहीं किया कि बीजेपी को स्पेस मिल जाएगा, वही कंडीशन वहां की भी है कि बीजेपी को स्पेस मिल जाएगा। तो बीजेपी वहां पर बीजेपी के लिए पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है, और बीजेपी के लिए पॉसिबिलिटी की संभावना और इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि बीजेपी ने हाल के समय में जिस तरह त्रिपुरा में अच्छा परफॉर्मेंस किया, कम्युनिस्ट के घर में जाके जीत दर्ज किया है, जिस तरह पश्चिम बंगाल में की है, उससे भी इनकार नहीं कर सकते कि बीजेपी अच्छी संभावना में है, बीजेपी का लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है। तो उस कारण से बीजेपी को वहां अच्छी संभावना बनती हुई दिख रही है लोकसभा चुनाव में। पथनीटा सीट की बात कर रहे हैं, जो अडवाणी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर बीजेपी की संभावना का आधार इस तरह से है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां जीतने वाले कैंडिडेट को 3,80,000 वोट आया था, बीजेपी को 2,97,000 वोट आया था। तो बीजेपी और 83,000 का वोट जो गैप है, बीजेपी अगर भर ले तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो बीजेपी पूरी तरह अच्छी तरह फाइट में है। अब क्या रिजल्ट आएगा कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बीजेपी अच्छी फाइट में है। मैं आपके चैनल पर यह बात कम से कम 2 बार बता चुका हूं और अभी मैं बोला हूं, फिर आगे भी अगर जरूरत पड़ी बोलूंगा कि देखिए तिरुवनंतपुरम सीट की थोड़ी सी स्थिति इसलिए भी अलग है क्योंकि शशि थरूर ने गांधी परिवार को चैलेंज कर दिया लोग पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में। तो कांग्रेस का ही एक सेक्शन जो गांधी परिवार से ज्यादा अपने आप को एफिनिटी मानता है, या कांग्रेस पार्टी का एक सेक्शन जो है, वह सेक्शन हो सकता है कि शशि थरूर के लिए जीत के लिए अच्छे से काम न करे और इसका फायदा बीजेपी को मिल जाए। तो वहां पर अच्छी संभावना है, 5-6 सीटों पर तो बहुत अच्छी संभावना है। मैं कहूं कि अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी का वोट कुछ भी शिफ्ट होता है, जिसके लिए मोदी ने रणनीति एक बनाई हुई है, पीएम मोदी, जिसमें लगातार वो खुद से आगे बढ़ के बिशप्स, चर्चेस के उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग वो है। मैं आपकी बाइट, अभी आप हैदराबाद पर कुछ कहना चाहते थे, क्योंकि केरल पर मैं लगातार देख रहा हूं कि केरल एक ऐसी जगह है जहां 15% वोट उनके पास है। 15% के बाद अगर आप 5 से 7% वोट का स्विंग अपनी तरफ लेते हैं, हालांकि केरल जो है बहुत टाइट स्टेट है, यानी 2 बाई पार्टीशन में भी उनमें बहुत कम का अंतर होते ही वहां बहुत डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि वहां दोनों तरफ के वोटर्स पहले से एलडीएफ और यूडीएफ में बटे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस बार ये कोशिश की, मुस्लिम लीग को पिछली बार जो 2 सीटें दी थी उनको एक्सचेंज कर दिया, उनके कैंडिडेट्स को एक्सचेंज किया है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया है। तो वहां एक चेंजेस आते हुए दिखते हैं। अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी और मालाबार चर्च का ये फैसला 2 हफ्ते यानी 16 दिन उनके बचे हैं चुनाव के, और 2 हफ्ते तक लगातार क्रिश्चियन चर्च अगर
उस केरल स्टोरी को, जिसमें किस तरह से लव जिहाद का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस तरह से हिंदू या क्रिश्चियन बच्चियों को लव जिहाद में लेकर उसके बाद उनको बाहर भेजा जा रहा है, उनको युद्धों में भेजा जा रहा है, उस तरह की चीजें उसमें साफ तौर पर दिखाई है। तो ये लगता है कि शायद ये रणनीति बीजेपी की वहां काम कर रही है और जो चेहरे हैं वहां बहुत इस तरह से चेहरा डेवलप नहीं कर पाई बीजेपी, जैसे कि आपने बंडी संजय को देखा इधर तेलंगाना में, और तेलंगाना में एक नए आश्चर्य के तौर पर वो माधवी लता को चेहरे के तौर पर जो है सामने लाने में कामयाब हुई। लेकिन उस तरह से हम केरल में बहुत चेहरा जिसको नॉर्दर्न इंडिया में पहचाना जाता हो, क्योंकि सुरेश गोपी मुझे लगता है मयपन भी जानते होंगे, सुरेश गोपी वहां काफी प्रसिद्ध चेहरा है। इसके अलावा एंटनी ने वहां सेक्रेटरी रहा है तो वो भी है, और टॉम वडक्कन का इस बार हम लोग कम रोल देख रहे हैं। ये मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन एक बार हम माधवी लता की बाइट सुन लेते हैं, फिर आप जो हैदराबाद पर कहना चाहते हैं वो कहेंगे, और फिर मैं राजकिरण से एक सवाल लूंगा। जी बाइट। इससे हटके बोगस वोट के अलावा और एपिक नंबर जो एक ही नंबर पे आप टाइप करोगे तो दो वोटर कार्ड्स रहते लोगों को। इसके अलावा पोलिंग बूथ के दिन वहाँ पे रिगिंग करने के अलावा एक घरों में पोलिंग बूथ डालकर घर के निवासी वहीं पे रहते हुए वहीं पे पोलिंग बूथ भी चलते रहता है, वहाँ का घर भी चलते रहता है। उसके अलावा मदरसों में जो लगाते हैं क्लास पढ़ाते रहते हैं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं पोलिंग बूथ चलता रहता है। इसके अलावा पोलिंग बूथ के बगल में कॉरपोरेटरों का एमआईएम का घर रहता है। उसके अलावा लोग ना अंदर जाने पाए जैसे छोटे छोटे गली के रास्ते बनने वाले पोलिंग बूथों के अलावा वहाँ के लोग 5 बजे को जब पोलिंग बूथ खत्म हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, एक साथ 4 बजे से 5 बजे के अंदर 300-400 लोग अंदर घुस जाते हैं, दरवाजा बंद कर देते। इसके अलावा 14 उम्र की वर्ष की लड़की 70 वर्ष की औरत के वोट डालने के अलावा हम रोडों के ऊपर सिर्फ पैसे वाले अमीर मुसलमानों के घर कभी डिमोलिश नहीं होते। रोड वाइडनिंग में मंदिरें तोड़ते हैं ये लोग, पैसे वाले जो एएमआईएम के पार्टी के होते हैं उनके घर नहीं तोड़ते। रोड वाइडनिंग पर फ्लाईओवर्स बनने के लिए नहीं तोड़ते, और वो अपने प्लान के साथ हैं। आप अभय जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं राजकिरण पर जाऊंगा, आप हैदराबाद पर क्या कहना चाह रहे थे? देखिए कुलदीप साहब, हैदराबाद लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो हैदराबाद लोकसभा सीट में 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 6 विधानसभा की सीट अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें एआईएमआईएम ने जीता, 1 सीट बीजेपी ने जीता। अगर हम लोकसभा चुनाव में जो 7 सीट का जो चुनाव हुआ 7 सीट का, उस पर अगर हम गौर करें तो एआईएमआईएम को लगभग 4,30,35,000 वोट आया है। एक सीट का डेटा थोड़ा है तो 4,30,35,000 वोट आया है। दूसरे नंबर पर बीजेपी आई है जिसको 2,31,454 वोट आया है। तीसरे नंबर पर बीआरएस है जिसको 1,71,000 वोट आया, और कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर पर 1,01,000 वोट। तो ये तो लोकसभा विधानसभा चुनाव में सीट का बाइफर्केशन के आधार पर बात रहा। लेकिन बात यहाँ से शुरू होती है कि जो हैदराबाद लोकसभा की जो सीट है वह कम वोटिंग परसेंटेज के लिए जानी जाती है। पिछले लोकसभा चुनाव में वहां महज 44.5% वोट हुआ है। वहां पिछले लोकसभा चुनाव में 19,50,000 लाख लोग वोटर थे, और वोट कितना हुआ 8.5 लाख के करीब हुआ है, 44% के आसपास वोट हुआ है। अंतिम बार 1999 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 70%, 69.15% हुआ। उसके बाद कभी 52%, कभी 53%, पिछले बार तो 44% पर वोट आया। तो कहने का यह है कि अगर वोट बड़े पैमाने पर हो जाए तो ओवैसी साहब की स्थिति कहीं खराब न हो जाए, क्योंकि ज्यादातर वोट जीते हैं कब जीते हैं जब वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तब जीते हैं। 1999 से अगर हम देखना शुरू करें तो 2009 को छोड़ दीजिए तो हर बार बीजेपी दूसरे पायदान पर आई है। चुनाव जरूर ओवैसी साहब जीते हैं, लेकिन 2009 के अलावा हर बार दूसरे पायदान पर बीजेपी आई है, और वहां पर कांग्रेस पार्टी का कोई विशेष रोल नहीं है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो ओवैसी साहब अगर कांग्रेस का वोट लेना चाहे, जरूर कांग्रेस का समर्थन लेना अगर चाहते हैं बिल्कुल ले, उनकी इच्छा है। लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी को पिछले चुनाव 2-3 चुनाव में कभी 40,000, कभी 45,000, कभी 50,000 इस तरह का वोट पड़ा है, तो कांग्रेस पार्टी को कोई बहुत ज्यादा वोट वहां पड़ता हुआ दिख नहीं रहा है। मैं एक राजकिरण से आखिरी सवाल लूंगा क्योंकि आज समय की मजबूरी है, हम लोग काफी उस पर आ गए हैं। राजकिरण, ये कोशिश कर रही है बीजेपी, जैसा दिखाई दे रहा है कि जो बीआरएस का वोट है
उस वोट को कैप्चर किया जाए, क्योंकि वो बीआरएस जिस तरह से एकदम बिखर सी गई है कि कविता यहाँ जेल में चली गई हैं, करप्शंस के जो आरोप सिर्फ हवा में थे वो अब लगातार उनके लोग अंदर गए, उनके नेता भाग रहे हैं, 2 मौजूदा सांसद भागे, इस तरह से एक एक करके, और फिर उनके विधायक तक चले गए जो जीते। तो आपको क्या लग रहा है कि उस वोट बैंक को ये कैप्चर कर पाएंगी, और ऐसा क्या है कि जो ये वोट परसेंटेज कम होता है, क्योंकि ये कहा जाता है मुस्लिम वोटर्स का परसेंटेज अमूमन हाई होता है उन इलाकों में जो ओल्ड हैदराबाद की बात करते हैं, जिसको निजाम शाही का इलाका कहा जाता है, और वहां हिंदू वोटर्स कम होता है। क्या है, अगर ये वोट परसेंटेज बढ़ता है तो क्या समीकरण बदल सकते हैं, और क्या ये मैं जो बीआरएस के वोटर्स को कैप्चर करने वाली बीजेपी की रणनीति है, ये कोई काम करती दिखेगी? हाँ जी, मैं पहले बीआरएस की बात करता हूँ। बीआरएस की जब से कविता जी को यहाँ से अरेस्ट किया गया है, उसके बाद पूरी तरह से तेलंगाना में समीकरण चेंज हो गया है। जो बीआरएस का वोट बैंक था वो अभी 2 तरफ कटते हुए नज़र आ रहा है। एक है कांग्रेस की तरफ, ऑलरेडी कांग्रेस में 3 एमएलए जा चुके हैं, 3 एमएलए अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जो ग्राउंड लेवल के लीडर्स हैं, जो सरपंच होते हैं और जेडपीटीसी होते हैं, ज़िला परिषद के लीडर होते हैं, जो मंडल परिषद के लीडर्स होते हैं, इन लीडर्स को बीजेपी कैप्चर करने, मतलब इन लीडर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। ऑलरेडी बीजेपी इसके ऊपर काम पर जुटे हुई है, और महबूब नगर में और मेरछल में, मेदक में, इस जगहों पर, कई जगहों पर बीजेपी बीआरएस के जो लीडर्स हैं उन लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। तो ऑलरेडी जब हमने कल फिरोज खान से बात किया था, फिरोज खान से कुली डंके के चोट पे कह रहे हैं कि हम लोग अब की बार ये 2024 के एमपी इलेक्शन के बाद हम लोग बीआरएस को खाली करने वाले हैं, सिर्फ 4 या 5 लोग रहेंगे। ऑलरेडी हमारे साथ 24 से 25 लोग कांग्रेस से टच में है। और दूसरी तरफ बीजेपी, ये बहुत दिन से सुनने में आ रहा है बीजेपी के तरफ से कि हमारे पास 10 से 12 लोग टच में हैं बीआरएस के लीडर्स। मतलब यहाँ पर वोट, जो बीआरएस का वोट बैंक था, वो वोट बैंक लीडर्स हो या वोट बैंक हो, वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और खास बात यहाँ पर देखा गया तो वरंगल जैसे, जहाँ पर वरंगल में जो बीआरएस के लीडर को, यहाँ से बीआरएस से एमपी के उम्मीदवार को, कविता जी को उनको यहाँ पर चुने गया था बीआरएस की तरफ से, मगर वो कविता जी पार्टी पर ये आरोप रखते हुए छोड़ के कांग्रेस से फिर वहाँ से वरंगल के सीट ला ली है। तो इस तरह से 2-3 जगहों से बीआरएस को झटके लग रहे हैं। बीआरएस कोशिश कर रही है कि पूरी तरह से, इस तरह से माहौल कुछ नहीं है, हम सब कुछ ठीक है, पार्टी कैडर हमारे पास है, लीडर हमारे पास है, बताने की कोशिश कर रही है, मगर वहाँ पर हकीकत में देखे गए तो कहीं ना कहीं बीआरएस में नेता जो यहाँ पर एमपी सीट के लिए खड़े रहने के लिए देख रहे हैं, वो मिलने में बहुत मुश्किल हो रहा है। रही हैदराबाद की बात, जब हैदराबाद की बात आपने कहा है, यहाँ पर हैदराबाद में जो 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात कर रहे थे हम, 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहाँ पर सिर्फ एक ही जगह पर एमआईएम, एक ही जगह पर बीजेपी ने यहाँ पर गोशामाइल कॉन्स्टिट्यूंसी में जीता हुआ है। तो बाकी 6 जगहों पर जहाँ पर एमआईएम का पकड़ है, वहाँ पर हिंदू वोटर्स जो है तकरीबन, यहाँ पर देखेगा तो पूरा हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 22 लाख वोटर्स है, जिसमें तकरीबन 8 से 9 लाख तक हिंदू वोटर्स है और 12 से 13 लाख तक मुस्लिम वोटर्स है। यहाँ पर जब वोटिंग हर साल बीजेपी का ये आरोप है, और जो अपन ज़मीनी स्तर पर अपन देखते हैं, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज 40%, कभी 35%, कभी 50%। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कभी बहुत ही कम, पिछले सालों में देखेगा तो 55% से ऊपर ज़्यादा हैदराबाद में पोलिंग नहीं हुआ। उसकी असर क्लियरली दिखता है, जो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी जो बड़े मार्जिन से, मतलब 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के मार्जिन से जीतते हुए नजर आ रही है। मगर अब माधवी लता अब की बार डंके के चोट पे और दावा करती है कि अब के बार यहाँ पर पोलिंग ज़्यादा होगा, क्योंकि अब तक इस तरह के माधवी लता के जैसे बीजेपी में कोई उम्मीदवार नहीं थे। तो अभी बीजेपी में एक फायर ब्रांड लीडर की तरह माना जाता है, जो हैदराबाद में, जो हमेशा राजा सिंह और बंडी संजय, जो तेलंगाना में बीजेपी के एक स्ट्रांग हिंदुत्व लीडर्स है, उनसे हटते
देखते हुए अभी माधवी लता जो एक महिला है, एक शक्ति के रूप में यहाँ पर बीजेपी के लोग बताया रहे कि एक शक्ति के रूप में हैदराबाद को भाग्य लक्ष्मी माता के रूप में वो बचाने आ रहे, इस तरह की ये बीजेपी का है। तो अभी देखा गया तो अगर पोलिंग परसेंटेज यहाँ पर हैदराबाद में बढ़ती है तो ज़रूर ये बोल सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जी को यहाँ पर उतना आसान नहीं है जो पिछले 40 सालों से यहाँ पर उनका घर बना के रखे आसानी से 2.5 लाख चर्चा में ये कर भी रहे थे। चर्चा हम लोगों ने शुरू भी यही की थी कि किस तरह से सबसे पहले तमिलनाडु में अन्नामलाई के तौर पर एक कार्ड आया, उसके बाद माधवी लता के तौर पर तेलंगाना में पहुंच चुका वो कार्ड, लेकिन केरल में कोई चेहरे के तौर पर कार्ड नहीं था। लेकिन अब केरला स्टोरी आई है, मुझे लगता है बीजेपी इसी से वोट लाई है, ये देख रही है कि किस तरह से। अब देखते हैं कि इसके बाद होगा क्या, लेकिन कम से कम आज के वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो अन्नामलाई, माधवी लता और केरला स्टोरी कम से कम साउथ के किले में बीजेपी की एंट्री आसान करती हुई दिख रही है। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है, देखते रहिए सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर। नमस्कार।